नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 में कई चेंजेस फाइनेंस एक्ट 2021 के द्वारा किए गए थे, लेकिन उनकी डेट्स बाद में नोटिफाई करनी थी। उनमें से कुछ चेंजेस की डेट पहले ही नोटिफाई की जा चुकी है और कुछ की अब नोटिफाई की गई है। नोटिफिकेशन नंबर 39 ऑफ 2021 सेंट्रल टैक्स दिनांक 21 दिसंबर 2021 के द्वारा फाइनेंस एक्ट 2021 के सेक्शन 108, 109 और 113 से 122 तक के जो भी प्रोविजंस हैं, उनके लिए इफेक्टिव डेट 1 जनवरी 2022 निर्धारित की गई है। तो ये फाइनेंस एक्ट 2021 के अंदर ये कौन से प्रोविजन थे जिनकी इफेक्टिव डेट 1 जनवरी 2022 नक्की की है और उनका क्या इम्पैक्ट है, क्या उनकी असर है सीजीएसटी एक्ट 2017 के ऊपर, वो इस वीडियो के अंदर फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। सीजीएसटी एक्ट के शेड्यूल 2, जिसमें यह दर्शाया गया है कि किस सप्लाई को सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा और किस सप्लाई को सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, उसमें पैरा 7 में यह दर्शाया गया है, द फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, नेमली supply of goods by any unincorporated association or body of person to a member thereof for cash, deferred payment or other valuable consideration। किसी भी unincorporated association या body of person के द्वारा उसके members को कैश के लिए, डिफर्ड पेमेंट के बदले में या किसी अन्य वैल्यूएबल कंसिडरेशन के बदले में यदि सप्लाई ऑफ गुड्स किया जाता है तो उसे गुड्स का सप्लाई माना जाएगा। इस संदर्भ में मैं आपका ध्यान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस कलकत्ता क्लब लिमिटेड की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा, जो जजमेंट 2019 में दिया गया था। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया था कि जो क्लब है और उसके मेंबर्स हैं, वे दोनों को अलग अलग नहीं माना जा सकता। इसलिए क्लब के द्वारा उसके मेंबर्स को जो भी सर्विसेज दी गई है उसे सर्विसेज टैक्स के दायरे में नहीं लाया जा सकता। अब यदि क्लब और उनके मेंबर्स को अलग अलग नहीं माना जा सके तो फिर जीएसटी के रिजिम में भी उस पर जीएसटी नहीं लिया जा सकता। इसी जजमेंट को ओवरकम करने के लिए ये फाइनेंस एक्ट 2021 में प्रोविजन किया गया है। इसके अनुसार जो सीजीएसटी एक्ट 2017 का सेक्शन 7 है, जो सप्लाई को डिफाइन करता है, उसके सब सेक्शन 1 के अंदर यह क्लॉज ए इंसर्ट किया गया है, जिसमें यह दर्शाया है, द एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस बाय अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल के अलावा के पर्सन के द्वारा जो एक्टिविटीज होती है, टू इट्स मेंबर्स और कंस्टिट्यूएंट्स और वाइसे वर्सा, जो उसके मेंबर्स या जो उसके अंश हैं उनके बीच में या रिवर्स में कोई भी ट्रांजैक्शन होते हैं, कैश के बदले में, डिफर्ड पेमेंट के बदले में या अन्य वैल्यूएबल कंसिडरेशन के बदले में, तो उसे भी सप्लाई माना जाएगा। तो यह सप्लाई की जो डेफिनेशन है उसके अंदर ही यह बता दिया गया है। इसमें एक्सप्लेनेशन भी ऐड किया है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि किसी भी अन्य कानून में कुछ भी लिखा हो या कोई भी कोर्ट, ट्राइब्यूनल या अथॉरिटी ने कोई भी जजमेंट दिया हो, फिर भी यह जो सप्लाई की डेफिनेशन दी है वही उसके ऊपर लागू रहेगी। यह सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर ये क्लॉज ए इंसर्ट करने के साथ ही जो शेड्यूल 2 था उसके पैरा 7 को भी ओमिट कर दिया गया है, और इन दोनों ही अमेंडमेंट्स को 1 जुलाई 2017 से, जब से सीजीएसटी एक्ट 2017 लागू हुआ है, तब से इनको प्रभावी किया गया है। तो जीएसटी आने के बाद अब क्लब, एसोसिएशन और उनके मेंबर्स के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन है उन पे जीएसटी देना पड़ेगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट टैक्स पेयर्स की फेवर का था, क्योंकि यह अमेंडमेंट अब आ गया है।
हालांकि सर्विसेज टैक्स का कोई मसला यदि पेंडिंग हो तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का बेनिफिट टैक्स पेयर्स ले सकते हैं। सेक्शन 16 के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए कुछ कंडीशंस बताई गई है। उसमें यह सब सेक्शन 2 के अंदर क्लॉज ए इंसर्ट किया जा रहा है, जिसके अनुसार जिस भी इनवॉइस या डेबिट नोट की इनपुट टैक्स क्रेडिट लेनी है उसकी डिटेल हमारे सप्लायर ने अपने GSTR 1 में दर्शाई होनी चाहिए और वो कम्युनिकेट की होनी चाहिए इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने वाले टैक्स पेयर को, जिससे कि वह GSTR 2A के अंदर दिखे। तो यह कंडीशन भी अब इंसर्ट कर दी गई है। सेक्शन 74 के अंदर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जिसके अंतर्गत यह दर्शाया है कि यदि कोई नोटिस, सोकोज नोटिस, एक नोटिस ही को एक टैक्स पेयर को दी गई है और उसके साथ में अन्य व्यक्तियों को भी दी गई है, लेकिन मेन नोटिस ही के सामने यदि प्रोसीडिंग्स कंक्लूड की जाती है, क्योंकि वह टैक्स भर देता है, इंटरेस्ट भर देता है और पेनल्टी की रकम जो दर्शाई गई है सेक्शन के अंदर 15% ऑफ द टैक्स अमाउंट, तो प्रोसीडिंग्स उसके सामने कंक्लूड कर दी जाती है, तो अन्य नोटिस के सामने भी प्रोसीडिंग कंक्लूड मानी जाएगी। उसमें पहले सेक्शंस 122, 125, 129 और 130, ये 4 सेक्शन की पेनल्टी किसी के सामने है को नोटिस के सामने, तब वो प्रोसीडिंग कंक्लूड मानी जाती थी। उसके बदले में अब केवल सेक्शंस 122 एंड 125 दर्शाया गया है। सेक्शन 129 और 130 की यदि पेनल्टी की प्रोसीडिंग्स चालू है तो वह प्रोसीडिंग्स कंक्लूड नहीं मानी जाएगी। सेक्शन 129 और सेक्शन 130 में यह फाइनेंस एक्ट 2021 से काफी परिवर्तन किए गए हैं, जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। सेक्शन 75 के अंदर यह जो सब सेक्शन 12 था, उसमें यह दर्शाया था कि जब सेक्शन 39 के तहत फाइल रिटर्न के अंतर्गत कोई सेल्फ असेस्ड टैक्स की अमाउंट बाकी रह जाती है तो सेक्शन 73 और सेक्शन 74 की प्रोसीडिंग करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट रिकवरी सेक्शन 79 के अंतर्गत की जा सकती है। लेकिन आपको ज्ञात होगा कि सेक्शन 39 के अंतर्गत GSTR 3 रिटर्न तो अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ है। GSTR 3B रिटर्न को यदि सेक्शन 39 का रिटर्न मान भी ले तो अभी जो प्रोसीजर है GST नेटवर्क के तहत, जब तक पूरी लायबिलिटी पे नहीं होती है तब तक GSTR 3B रिटर्न फाइल ही नहीं होता है। तो इसलिए जो सब सेक्शन 12 है इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता था। इसलिए अब यह एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया है कि द एक्सप्रेशन सेल्फ असेस्ड टैक्स shall include the tax payable in respect of details of outward supplies furnished under section 37 but not included in the return furnished under section 39। अर्थात यदि किसी टैक्स पेयर ने GSTR 1 के अंदर कोई डिटेल्स दर्शाई है कि मैंने यह आउटवर्ड सप्लाई किया है और वह डिटेल सेक्शन 39 के अंतर्गत जो भी रिटर्न फाइल किया उसमें नहीं दर्शाई है, तो उसे भी सेल्फ असेस्ड टैक्स माना जाएगा और उसके सामने डायरेक्ट रिकवरी की जा सकेगी। यह प्रोविजन लाने की इसलिए आवश्यकता पड़ी, कई टैक्स पेयर्स अपने GSTR 1 के अंतर्गत तो पूरे इनवॉइसेस की डिटेल्स दे देते हैं, लेकिन GSTR 3B में उतनी ही रकम बताते हैं जितनी उनके पास टैक्स भरने की उस समय अवेलेबल फंड होते हैं, और जिससे सामने जो भी बायर है उसको यह लगता है कि GSTR 1 भी इसने फाइल कर दिया है, GSTR 3 भी फाइल कर दिया है, तो इसलिए मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता है। लेकिन बाद में डिपार्टमेंट की इंक्वायरी में कुछ इश्यूज आते हैं, तो यह एक्सप्लेनेशन भी उस प्रकार से इंसर्ट किया गया है। सेक्शन 83 में यह प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। इसके बारे में प्रोसीजर भी गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर दी है सर्कुलर इश्यू करके, और उसके बारे में एक अलग से मैं वीडियो बना चुका हूं, वह आप देख सकते हैं डिटेल जानकारी के लिए। सेक्शन 107 अपील करने के बारे में है, जिसमें अपील करते समय जो भी डिस्प्यूटेड अमाउंट ऑफ ड्यूटी होती है उसका 10%
अमाउंट जमा करने के बाद में ही अपील फाइल की जा सकती है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 25 करोड़ रुपीस। अब इसमें यह एक प्रोविजो भी ऐड कर दिया गया है कि जिसमें यदि सेक्शन 129 के सब सेक्शन 3 में पारित ऑर्डर के अगेंस्ट में यदि अपील करनी हो, यह सेक्शन 129 के अंतर्गत जो रोड पेट्रोलिंग के दौरान व्हीकल चेक करके व्हीकल डिटेन किया जाता है, सीज किया जाता है और पेनल्टी प्रपोज की जाती है, उसके सामने यदि अपील करनी हो तो उस पेनल्टी का 25% अमाउंट जमा करवाने के बाद में ही अपील की जा सकेगी। सेक्शन 129 के अंदर जो अमेंडमेंट किए गए हैं उसमें सब सेक्शन 1 का क्लोज ए को चेंज कर दिया गया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, जहां पर पहले जो गुड्स रिलीज करने की कंडीशन में ऑन पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल टैक्स एंड पेनल्टी इक्वल टू 100% लिखा गया था, उसके बदले में अब पेनल्टी इक्वल टू 200% ऑफ द टैक्स पेएबल लिख दिया गया है। यहां पर अब टैक्स पेमेंट की बात नहीं है, डायरेक्टली पेनल्टी की ही बात है। क्लॉज बी के अंदर भी ऑन पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल टैक्स एंड पेनल्टी इक्वल टू 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, उसके बदले में ऑन पेमेंट ऑफ पेनल्टी इक्वल टू 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स और 200% ऑफ द टैक्स पेएबल ऑन सच गुड्स विच एवर इज हायर, यह लिखा गया है। इन केस ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स के बारे में भी कुछ पेनल्टी बताई गई है, हालांकि एग्जम्प्टेड गुड्स को सीज करने की आवश्यकता कौन सी कंडीशन में होगी, यह भी एक डाउटफुल इश्यू है। सेक्शन 129 के सब सेक्शन 2 को ओमिट कर दिया गया है। सब सेक्शन 3 को पूरा सब्स्टिट्यूट करके नया सब सेक्शन 3 लाया गया है, जिसके अनुसार प्रॉपर ऑफिसर गुड्स और कन्वेंस को डिटेन या सीज करने के 7 दिन के अंदर नोटिस इश्यू करेगा, जिसमें यह स्पेसिफाई किया होगा कि कितनी पेनल्टी पेएबल है टैक्स पेयर के द्वारा, और उसके बाद में 7 दिन के अंदर वह ऑर्डर पास करेगा। जो सब सेक्शन 4 था, जिसमें यह लिखा था नो टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी shall be determined under subsection 3 without giving the person concerned an opportunity of being heard। पर्सनल हियरिंग दिए बिना यह टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी डिटरमिन नहीं कर सकता, लेकिन अब क्योंकि केवल पेनल्टी की ही बात है, टैक्स और इंटरेस्ट की कोई बात नहीं है सेक्शन 129 में, इसलिए यह वर्ड्स को चेंज कर दिया गया है। सब सेक्शन 6 को भी चेंज कर दिया गया है, पूरा सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, और अब ऑर्डर इश्यू होने के 15 डेज के अंदर यदि टैक्स पेयर अमाउंट नहीं भरता है तो फिर जो प्रॉपर ऑफिसर है वह उस गुड्स को या कन्वेंस को डिस्पोज कर सकता है और अमाउंट उस प्रकार से सरकारी खाते में, सरकारी खजाने में जमा करवा सकते हैं। जहां पर पेरिसेबल या हैजार्डस नेचर का गुड्स हो कि जिसको रखना संभव नहीं हो या जिसको रखने से उसकी वैल्यू जल्दी डेप्रिशिएट होने वाली हो, तो उस केस में 15 दिन से पहले भी गुड्स को डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। सेक्शन 130 के सब सेक्शन 1 के अंदर पहले जो नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज था कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, उसके बदले में अब केवल यह लिखा है वेयर एनी पर्सन, उसके बाद में एक कंडीशन दर्शाई गई है कि इस तरह से वायोलेशन करता है तो सारे गुड्स और कन्वेंस कन्फिस्केशन के लिए लायबल होंगे और पर्सन जो है वह सेक्शन 122 के अंतर्गत पेनल्टी के लिए लायबल होगा। यह सेक्शन 130 के सब सेक्शन 2 के सेकंड प्रोविजो में कुछ अमेंडमेंट किया गया है, जिसके अनुसार provided further that the aggregate of such fine and penalty leviable shall not be less than the penalty equal to 100% of the tax payable on such goods। अब यहां पर आगे लिखा है नॉट बी लेस देन और बाद में लिखा है पेनल्टी इक्वल टू 100%, तो क्या यह 100% कम से कम पेनल्टी है या फिक्स 100% ही पेनल्टी करनी है? यह इंटरप्रिटेशन का एक बहुत बड़ा इश्यू हो सकता है, क्योंकि ये जो नॉट लेस देन और इक्वल टू दोनों वर्ड्स एक साथ में लिखकर इस प्रोविजो के अंदर थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया है, ऐसा मुझे लगता है।
सेक्शन 130 का जो यह सब सेक्शन 3 है उसको ओमिट कर दिया गया है। सेक्शन 151 को भी सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। इस सेक्शन के अंतर्गत कमिश्नर को या ऑथोराइज्ड ऑफिसर को इंफॉर्मेशन कॉल फॉर करने का पावर दिया है। इसमें थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन प्राप्त की जा सकेगी और उसको भी टैक्स असेसमेंट के लिए उपयोग में लिया जा सकेगा। सेक्शन 152 के अंतर्गत संशोधन कर दिया गया है। पहले जो यह प्रावधान था कि कोई भी इंडिविजुअल रिटर्न या उसका पार्ट को डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, उसको अब रिमूव कर दिया गया है। उसके बदले में अब यहाँ पर यह दर्शाया गया है कि इस प्रकार से जो सेक्शन 151 में इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, जो भी पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी देने के बाद में वह उस इंफॉर्मेशन को यूज किया जा सकता है। इसमें यह जो सब सेक्शन 2 है जिसमें यह दर्शाया गया था कि इस इंफॉर्मेशन को केवल प्रोसिक्यूशन के लिए ही उपयोग में लिया जा सकता, उसके अलावा यूज में नहीं लिया जा सकता, उस सब सेक्शन को भी हटा दिया गया। अर्थात यह जो इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी उसे प्रोसिक्यूशन के अलावा भी किसी अन्य पर्पस के लिए भी उपयोग में लिया जा सकता है, टैक्स असेसमेंट पर्पस के लिए भी उपयोग में लिया जा सकता है। यह जो सेक्शन 168 का सब सेक्शन 2 है जिसमें यह दर्शाया गया है कि इस एक्ट में कहां कहां पर जो वर्ड कमिश्नर यूज किया गया है उसका अर्थ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स में जो कमिश्नर पोस्टेड है उससे रिलेटेड होगा। तो उसमें जहां पहले सेक्शन 44 का सब सेक्शन 1 दर्शाया गया था वहां पर अब सेक्शन 44 रीड करना है क्योंकि सेक्शन 44 पूरा सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। इसी प्रकार से जो सेक्शन 151 है उसको भी पूरा सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। तो जो पहले सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 151 लिखा हुआ था उसको ओमिट कर देना है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।